नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। आज हम बैठे हैं हरपाल शर्मा जी के साथ में, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से हल्द्वानी नगर क्षेत्र के। सबसे पहले तो स्वागत है हरपाल जी आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। मैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले, और मैं आप सभी लोगों को पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मंच में बुलाया। अच्छा हरपाल जी, सबसे पहली चीज़ हम जो बात करते हैं कि 2022 नज़दीक है। सबसे पहले हम 2022 की तरफ जाते हैं। 2022 में चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी इन चुनाव को देखती है या क्या कुछ तैयारियां आपने अभी तक की हुई हैं इसके लिए? जी, हम जो 2022 का चुनाव है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और जो हमारे इस प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुरेश परिहार जी के नेतृत्व में हम समय समय पे प्रोग्राम करते रहते हैं और जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। तो हम उन्हीं के नेतृत्व को रख करके आगे जनता के बीच में 2022 के चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। और जैसे जो हमारे आदरणीय सुरेश परिहार जी हैं, वो कुमाऊं से एक मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के काफ़ी बड़े चेहरे हैं। तो हम उन्हीं को लेकर के, जैसे उनके निर्देश होंगे तो उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, क्या कुछ उम्मीद करते हैं 2022 को लेके कि किस तरीके की आपको मैंडेट की उम्मीद है? जनता किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ देखेगी या किन विषयों को लेके आप अभी फील्ड में उतरेंगे? जैसे उत्तराखंड में हम हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी में सबसे हम लोग जो हैं स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटल जो है सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की जो है बदहालत है, और 1.5 साल से समाजवादी पार्टी समय से परिहार जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य का मुद्दा उठाती रही है। और ये कोरोना जैसी महामारी से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। जिस तरीके से चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमियों को लेकर के हो, चाहे हॉस्पिटल में मशीनों की कमियों को लेकर के हो, या फिर साफ़ सफाई की कमियों को लेकर के हो, या वहाँ पे दवाई की मुआयना कराने की बात हो, उसको लेकर के हम लोग समय समय पे स्वास्थ्य को लेकर के मुद्दा उठाते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हल्द्वानी क्षेत्र है वो काफ़ी महानगर है और उसमें स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे हम बात करें अपने काठगोदाम की, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे भीमताल हो गया और काठगोदाम, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, तो वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य बेहतर मिल सकेगा। और दूसरा हॉस्पिटल मैं समझता हूँ कि गोलापार में भी होना चाहिए, कि जो वहाँ का क्षेत्र है कि वहाँ की जो सड़कें हैं, रात बिरात में आदमी नहीं आ पाता है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा ठीक नहीं है। रात को आदमी की तबीयत ख़राब हो जाए और वो सुशीला तिवारी का सफ़र करे तो उसके साथ रात को क्या घटना घट जाए किसी को नहीं पता। और दूसरी चीज़, तीसरा हॉस्पिटल मैं समझता हूँ कि एक हमारे जो बनबूलपुरा है वहाँ के क्षेत्र में भी होना चाहिए। जो वहाँ की हॉस्पिटल्स तो अपनी जगह ठीक है हरपाल जी, हॉस्पिटल बनते भी हैं, सरकार बनाती भी है या चलाती भी है, लेकिन मुख्य चीज़ें क्या ऐसी रहेंगी जो 2022 में लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ, कि क्या कुछ आप उत्तराखंड को देना चाहेंगे? जैसे कि एक पहली चीज़ स्वास्थ्य को, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि को विकास की ओर ले जाया जा सकता है। तो वो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ किसान की खुशहाली, और दूसरी चीज़ व्यापारी साथी हमारे खुशहाल हों, और नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। तो क्योंकि इसका उदाहरण जो है अमेरिका है, वो अमेरिका एक समय में बहुत गरीब था, उसके पास पानी भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ लकड़ी और पत्थर। तो उन्होंने सबसे पहले पानी का इंतज़ाम किया, उसके बाद में किसान को उन्होंने सम्मान दिया। नहीं, किसान के बारे में अभी जो किसान बिल लाया गया है, 3 मुद्दों को लेके किसान बिल जो लाया गया है, किस तरीके से देखते हैं? वो भी किसान की खुशहाली के लिए ही किसान बिल लाया गया है बीजेपी द्वारा। देखिए, मैं खुद एक किसान के घर से आता हूँ, तो मैं इसको बेहतर समझ सकता हूँ, क्योंकि जो किसान में ये जो बिल आया है इसमें कहीं ना कहीं किसान को बेनिफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि या तो
प्रधानमंत्री जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये किसानों के हित के लिए बिल है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करता हूँ कि वो इस चीज़ की गारंटी लें कि जो किसानों का फसल होगी उसका पूरा मूल्य मिलेगा। बिल्कुल। और जो दूसरी चीज़, उनको उनका पैसा समय से मिल सकेगा, क्योंकि जो ये बिल है उनका ना तो सही से भुगतान मिल पाएगा, उनकी फसल का सही से भुगतान मिल पाएगा, और ना ही उनको समय से पैसा मिल पाएगा। अच्छा, बात करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की बात हो गई, उत्तराखंड में स्वास्थ्य को लेके आप उतरने वाले हैं। अभी जो बड़ा मुद्दा देश में छाया हुआ है वो छाया है महिला सुरक्षा को लेके। महिला सुरक्षा को किस तरीके से देखते हैं आप? उत्तराखंड देवभूमि में एक क्या कहते हैं, कभी भी क्राइम का वो नाम नहीं था। उत्तराखंड में अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है कि हल्द्वानी की घटना मैं आपको 2-3 बता देता हूँ कि भरी बाजार में एक भुप्पी को गोली मार दी जाती है बजरंग दल के पदाधिकारी ने, और वहीं दूसरी ओर यहाँ डमाडोंगा क्षेत्र में एक दराती से रेत करके एक महिला की हत्या कर दी जाती है, और एक काठगोदाम में वहाँ कालाडूंगी चौराहे पे भी एक फौजी भाई दुकान में घुस करके सीधे गोली चला देते हैं। तो और दूसरी चीज़, अभी हाथरस की जो घटना है वो दब नहीं पाई, क्या कहते हैं, अभी उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है, और वहीं हमारे उत्तराखंड में देहरादून में भी ऐसी घटना हो चुकी है। अच्छा, हाथरस की घटना का आपने जिक्र किया, किस तरीके से देखते हैं हाथरस की घटना को? कहाँ कमियां रह गई? किस वजह से ये जो अभी तक न्याय की गुहार लगाई जा रही है हाथरस की घटना के लिए, जो मनीषा जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और जिसकी हत्या कर दी गई, तो कितना निंदनीय मानते हैं आप इसको? हाथरस की जो घटना है वो एक बहुत ही दुखद और निंदनीय है जी। और जो वहाँ का पुलिस प्रशासन और जो डीएम है वो बिल्कुल तानाशाही रवैये से अपना काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से पीड़ित के माँ बापों से नहीं मिलने दिया जा रहा, हमारे मीडिया भाइयों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, एक शेखर धवन की उंगली अगर कट जाती है हाथ की, तो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर करके उसको संवेदना व्यक्त कर देते हैं। एक फूल सी बच्ची हाथरस की बेटी का इतना घटना घट गई, लेकिन उसके लिए कोई भी संवेदना व्यक्त नहीं की, और ना ही देश के प्रधानमंत्री ने और ना ही देश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं उस बेटी का दर्द है मुझे और मैं उस बेटी के लिए खड़ा हूँ। और मुख्यमंत्री जी जो हैं उसकी क्या कहते हैं, उस बेटी के साथ इतना दुष्कर्म हुआ कि वो चिल्लाई होगी, चीखी होगी, उसकी आंखों से दर्द निकला होगा, उसकी जीभ काट दी गई और गूंगी पूरी सरकार हो गई। और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये क्या कहते हैं, श्री राम जी के विचारधाराओं के होंगे। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं ये मुझे कंस के विचारधाराओं के लगते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे महिला सुरक्षा नहीं है, आप एक महिला की सुरक्षा नहीं कर पाए। पहली चीज़, पुलिस की जो गलती थी वो इस तरीके से कि जब उस महिला ने आपको कंप्लेन लिखाई थी तो पुलिस को उस पर खरा उतरना चाहिए था। पुलिस प्रशासन का काम है कि उनके पास कोई फरियाद लेके आ रहा है तो वो उस पर काम करें। नहीं, आज भी पुलिस प्रशासन जिस तरीके से रवैया अपना रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई राजनीतिक दल के नेता हों, किसी को माँ बाप से या पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो क्या कुछ ऐसा सरकार की मंशा है कि पीड़ित परिवार को डराया जाए, धमकाया जाए या दबाव में रखा जाए? वहाँ के जो डीएम और एसएसपी हैं, अगर मेरा बस चले तो उन्हें गाय के खूंटे से बांध करके हाथरस से लेकर के हल्द्वानी तक मैं घसीटने का हिम्मत रखता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने, जब पीड़ित के वहाँ का डीएम उसके माँ बापों पे और उसके भाई बहनों पे दबाव बना रहा है कि अपना बयान बदल दो, तो मैं उस डीएम से ये पूछना चाहता हूँ, कल को उन्हीं की बेटी होगी, किसी की भी बेटी हो सकती है, तो क्या डीएम का बयान वो डीएम अपना बयान बदल देगा? उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कार्रवाई भी होनी चाहिए और उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी किया जाना चाहिए। जरूर। अच्छा, हाथरस की घटना अगर हम एक बार को भूलने की कोशिश करें तो हमारे सामने एक चेहरा आता है निर्भया का।
क्या जिस तरीके से निर्भया के गुनाहगारों को सजा दी गई, जिस तरीके से पूरे देश में उबाल था निर्भया कांड को लेके, क्या उसी तर्ज पे आज हाथरस की बेटी के गुनाहगारों को सजा नहीं दी जा सकती? जिस तरीके से जब 2014 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने देश की जनता से कहा था कि एक बार जब वोट डालने जाओगे तो निर्भया का अपने दिल में ख्याल रखना और उसको देख करके वोट डालना, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। तो और इसका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था उसका अलग चल रहा है। यहाँ पे जो चल रहा है जंगल राज जो बना के रख दिया है प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ ने, वो ये चल रहा है कि बेटी जलाओ और अपराधी बचाओ। इस तरीके का पूरा जंगल राज बना के रख दिया है योगी आदित्यनाथ ने। वहाँ का जो पुलिस प्रशासन, डीएम, एसएसपी एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं। वो अपनी नौकरी भूल चुके हैं कि उनका असली में जो उनका कर्तव्य बनता है, जिस संवैधानिक कुर्सी पे वो बैठे हैं, उसका मतलब क्या है, हमें किस ओर काम करना चाहिए। जो हाथरस की बेटी के साथ घटना हुई है वो एक बहुत दुखद, और मैं समझता हूँ कि जो योगी आदित्यनाथ जी 25 लाख रुपए दे करके उसकी कीमत लगाना चाहते हैं, मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप उन अपराधियों को बीच चौराहे पे सड़क पे लटका दीजिए फांसी पे। आपको देश की जनता 25 लाख तो क्या 50 लाख रुपए देगी, लेकिन आप इसलिए नहीं लटकाएंगे क्योंकि वो भी एक ठाकुर हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी ठाकुर हैं। तो कहीं ना कहीं उनको बचाने का सरकार काम कर रही है। अच्छा हरपाल जी, जिस तरीके से आपने कठोर शब्दों में निंदा की है, बड़े गर्व की बात है कि आपके अंदर की भावना इस तरीके की है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से न तो समाजवादी पार्टी के मुखिया का इस पे कोई प्रतिक्रिया आती है, न ही आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इस पे कोई प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा क्यों? यूपी में रहते हुए यूपी का राजकाज इससे पहले अखिलेश जी के हाथों में यूपी का राजकाज था, उसके बावजूद अखिलेश जी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, अपने कोई बयान जारी नहीं करते हैं, आधिकारिक बयान। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे क्यों चुप्पी साध के बैठे हुए हैं? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? श्री अखिलेश यादव जी ने कई मौक़ों पर उन्होंने बयान भी दिए हैं और वो बोले भी हैं। जिस तरीके से आधिकारिक बयान अभी तक कोई नहीं आया है, ट्वीट करके दिया है उन्होंने बयान, और उन्होंने एक टीम भी बनाई थी जो वहाँ हमारे पूर्व सांसद और पूर्व एमएलसी 10 लोगों का प्रतिमंडल भेजा गया था, जो गए थे हमारे नेतागण, वो मिलके आए थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, उस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, वो जो उस बेटी की हत्या हुई है वहाँ पे जो हाथरस को लेकर के, तो वहाँ पे वो इसलिए नहीं जाना चाहते कि कोई किसी को ये ना लगे कि राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जो दुखद घटना होती है उसे दिल से की जाती है। और एक तरफ राहुल गांधी जाने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने की, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। बेशक पुलिस के द्वारा उन्हें रोका जाता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं या गिरफ्तारियां की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये कोशिश अखिलेश जी की तरफ से नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, जो राहुल गांधी जी की कोशिश है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है राजनीति करना, क्योंकि जब वो हाथरस की बेटी जब दिल्ली में भर्ती थी तो कांग्रेस राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए, क्यों नहीं प्रियंका गांधी जी मिली, उन्होंने क्यों नहीं मुलाकात की? जब वो हाथरस आ गए, यूपी में आ गए, तब उनको मिलने की वो हो रही है। ये तो राजनीति कर रहे हैं ना वो लोग, उन्होंने दुखद कहाँ व्यक्त किया, ये तो इसमें वो राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रतिमंडल भेज करके सारी जानकारी और समय क्या कहते हैं श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा उनकी मदद भी हुई है, और जो भी क्या कहते हैं मदद की जा सकती है समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा अन्य बातों पर। आपको क्या लगता है कि आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं या जिस तरीके की आज का माहौल बन चुका है, उसमें क्या कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे हम अपनी बहू बेटियों को, अपने घर के बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं या उनके अंदर एक सुरक्षा की भावना जगा सकते हैं? क्या कुछ उपाय समझते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे एक साल में 12 तलाक होते हैं जी, और और 12 मिनट में एक बलात्कार होता है। तो हमारे देश की जनता का ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी देश की जनता को 3 तलाक पे तो कानून चाहिए, लेकिन उनको बलात्कार पे कोई कानून नहीं चाहिए।
तो कानून है, संविधान पे सारी प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं, केवल जरूरत है उनको इम्प्लीमेंट करने की। तो वही मैं भी कह रहा हूँ ना कि क्या कहते हैं, जिस तरीके से 3 तलाक पे दबाव बनाया गया था, उस तरीके से अगर बलात्कार पे, जैसे अब हमारे पिछले ज़माने में राजा महाराजाओं के ज़माने में बहू बेटियों के लिए 7 समुंदर लांग जाया करते थे, और इस तरीके के जो क्या कहते हैं घटना करने वाले लोग हैं, इन्हें काट देते थे, मार दिया करते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या होता है, इन्हें बचाया जाता है। अभी का ही वो ले लीजिए, एक नाम नहीं लूँगा मैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इसमें कुछ शामिल हुए हैं, जो अभी जेल में भी हैं। तो ऐसे लोगों को बताइए, जेल में हैं, इन लोगों को तो मार देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को मार देना चाहिए, क्योंकि इन्हें जिसके साथ हुआ वो भी दुनिया से चले जाता है, तो इनको भी धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है, एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही कहा था कि जो इस तरीके की हरकत करेगा तो उसको खुद को तय करना पड़ेगा कि उसे ज़मीन पर रहने का हक है या नहीं है। अच्छा हरपाल जी, ये तो आपके विचार सामने स्पष्ट तौर पर आ रहे हैं। अब बात करते हैं हल्द्वानी की, खासकर हल्द्वानी जिला नैनीताल की पृष्ठभूमि की, जहां आप हैं और 2022 की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कुछ आपको हल्द्वानी शहर में लगता है कि समाजवादी पार्टी क्या कुछ हल्द्वानी शहर को या नैनीताल जिले को ऐसा कुछ दे सकती है कि जिससे लोग समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताएं, भरोसा जाहिर करें और समाजवादी पार्टी को मैंडेट दें? देखिए, समाजवादी पार्टी स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रही है, बेरोजगारी को लेकर के भी मुद्दा उठा रही है। समय समय पे हम अपने आदरणीय सुरेश परिहार जी के निर्देश पे हर प्रोग्राम करते रहते हैं और जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो किसानों को लेकर के हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे व्यापारी साथियों को लेकर के हो। नहीं, इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने भी अनाउंस किया है कि उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो क्या इस तरीके से समाजवादी पार्टी भी ये मान के चलें कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और ये प्रदेश नेतृत्व का काम है कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है। नहीं, आम आदमी पार्टी के आने से कितना नुकसान समझते हैं आप? हम कोई नुकसान नहीं समझते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी अपनी उम्मीदों पे खरे उतर रही है, और जो समाजवादी पार्टी को मुद्दे उठाने चाहिए, समाजवादी पार्टी अभी से नहीं, काफ़ी समय से मुद्दे उठा रही है। और हमारे आदरणीय सुरेश परिहार जी के नेतृत्व में हम लोग समय समय पे जनता के बीच में जा भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हरपाल शर्मा जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हल्द्वानी से, तो जिन्होंने बताया किस तरीके से वो 2022 की तैयारी कर रहे हैं और किन किन बातों को लेके समाजवादी पार्टी मैदान में उतरने की तैयारी में है, अपने पूरे जोश के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है, और क्या क्या चीज़ें समाजवादी पार्टी लेके आएगी जनता के लिए, क्या कुछ उनके मैनिफेस्टो में होगा, ये तो बाद की बात है, ये तो देखने वाली बात होगी कि मैनिफेस्टो क्या बोलता है। लेकिन अभी तक की जो राजनीति की पहल देखी जा रही है, जो राजनीति की शुरुआत यहाँ से देखी जा रही है समाजवादी पार्टी की, बड़ी सकारात्मक सोच के साथ में, और ख़ासकर जो मूल मुद्दे हैं जनता के, स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके या बेहतर सुविधाओं को लेके, इन सारे मुद्दों को लेके, ज़मीनी मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ये तो वक्त बताएगा, 2022 के इलेक्शन बताएंगे कि सरकार को, जनता किनको यहाँ चुनना चाहती है, किनको यहाँ पसंद करना चाहती है। लेकिन आज से जो ये तैयारियाँ स्टार्ट हो रही हैं सभी राजनीतिक दलों की, उन तैयारियों का क्या प्रतिफल मिलता है ये तो 2022 बताएगा। कैमरामैन संजय भट्ट के साथ मैं संजय प्रसाद, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।